हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसपायरेशन के बाद में स्टोमेटाज। ठीक है, स्टोमेटा जिन्हें हम रंध्र के नाम से जानते हैं। सिंपल वे में अगर इसकी एक डेफिनेशन दें तो पादप की पत्ती, ठीक है, और पत्ती की हम बात करें तो हमारे पास में दो टाइप के हैं, मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट एंड डाइकॉट लीफ। मोनोकॉट लीफ की अगर अपन बात कर रहे हैं तो मोनोकॉट लीफ जो है वो आइसोबाइलेटरल प्रकार की है, मतलब अपर और लोअर सरफेस जो है वो बिल्कुल एक समान, आइसोबाइलेटरल, अर्थात इसकी ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर स्टोमेटा समान वितरण में पाए जाते हैं, समान आकार के पाए जाते हैं। जबकि डाइकॉट लीफ जो है उसकी अपर और लोअर सरफेस में से अपर पे कोई स्टोमेटाज नहीं होते, जबकि लोअर सरफेस पे ही स्टोमेटाज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर विशेष अंतर है। तो ऐसे में पत्ती की सतह अपर या लोअर, ये अलग अलग अडेप्टेशंस और अलग फैमिली की पत्तियों पर भी निर्भर करता है। तो पत्ती की सतह पर लोअर पे या अपर सरफेस पे एक विशिष्ट छिद्राकार संरचना जो हमें दिखाई देती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर्स। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर अपन बात करें तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं कि ये पोर जो हमको दिख रहे हैं छिद्र, ये एक्चुअली में छिद्र नहीं होते, ये विशिष्ट दो सेल्स से आबद्ध संरचना है जिनमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग का मैकेनिज्म पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, और इन गार्ड सेल्स में स्पष्ट न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों के अंदर स्पष्ट क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, दैट इज न्यूक्लियस एंड दैट इज साइटोप्लाज्म, दोनों के अंदर। ठीक है, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल्स जो हैं ये चारों तरफ से विशिष्ट पेरेन्काइमा, मृदुत की कोशिकाओं से, पतली भित्ति युक्त मृदुत की कोशिकाओं से घिरी रहती हैं। इन्हें बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स, सहायक। ये इनके कार्य के आधार पर इनका नाम सब्सिडरी या सहायक कोशिका नाम रखा गया है, जिसको हम आगे मैकेनिज्म में समझेंगे। इस प्रकार से ये जो टिनी होल्स हैं या टिनी पोर्स हैं, ये हमें इस रूप में दिखाई देते हैं जब हम इन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप से देखते हैं, कंपाउंड से, तब हमें ये इस तरीके से दिखाई देती है संरचना। और इसी का अगर मैं यहाँ पे एलएस रूप में काटूं तो एलएस रूप में हमको ये दिखेगा, दैट इज द सरफेस एपिडर्मल सेल्स। और एपिडर्मल सेल्स में दीज आर गार्ड सेल्स, ये अलग ही शेप और मोटे आकार को ली हुई अलग ही दिखती हैं एपिडर्मल सेल्स की तुलना में। और ये हो गई इनकी सब्सिडरी सेल्स। और इन सब्सिडरी सेल्स के लूज अरेंजमेंट के कारण इनके बीच में बड़े बड़े अंतराकोशिकीय अवकाश जो हैं वो डेवलप होते हैं। और इसी अंतराकोशिकीय अवकाश की वजह से पोर अंदर की तरफ एक चैम्बर में ओपन होता है, दीज आर गार्ड सेल्स। ठीक है, ये हो गई एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया स्टोमेटल चैम्बर, स्टोमेटल चैम्बर। और यहां पे अगर अपन बात करें तो दीज आर सब्सिडरी सेल्स। और ये अंतराकोशिकीय अवकाश, इसी के अंदर से जो है वो यहाँ पे जल एकत्र होकर स्टोमेटल कैविटी के अंदर या चैम्बर के अंदर एकत्र होता है। तो लीफ की अपर सरफेस या लोअर सरफेस पे जो हमें डॉट या पोर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती है वो ऐसी है। और इसके बाद अगर अपन इसका एलएस देखें तो इस संपूर्ण संरचना को बोला जाता है स्टोमेटल एपरेटस
अर्थात गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल चैम्बर, ये सब मिलके कहलाते हैं पूरा का पूरा स्टोमेटल तंत्र या उपकरण, एपरेटस। क्लियर है? अब यहाँ पे संरचना की हम बात कर चुके हैं स्टोमेटास की, उसके बाद अब हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि एक्चुअली में स्टोमेटा जो हैं वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस टाइप से करते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की मैकेनिज्म, मोमेंट एक अलग एक्टिव और पैसिव मूवमेंट की वजह से या एनर्जी की वजह से कंप्लीट होता है, जिस पे बहुत सारी हाइपोथेसिस है, उसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक सिंपली हम मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं कि स्टोमेटास की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती कैसे है। तो इसके लिए एक सिंपल डायग्राम अगर हम यहाँ देखें तो दैट इज गार्ड सेल, और इस वक्त ये क्लोज पोजिशन पे है, ये हो गए इसके न्यूक्लियस। इसकी स्ट्रक्चर को अगर हम ढंग से देखें तो इसकी स्ट्रक्चर पेरेन्काइमेटस है, परंतु एपिडर्मल सेल से बहुत ज़्यादा अलग। और इसकी स्ट्रक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो ये दोनों सेल्स जो एक दूसरे के सम्मुख हैं, उनके बीच की जो दीवार है या भित्ति है वो तुलनात्मक रूप से काफी मोटी है। तुलनात्मक रूप से काफी मोटी है, दैट इज थिक सेल वॉल। जबकि यहां की अगर आप बात कर रहे हैं तो दैट इज थिन सेल वॉल। ठीक है, और ये इसके पास की पतली भित्ति युक्त सब्सिडरी सेल्स हैं जो इसको चारों तरफ से घेरे रहती हैं। ठीक है, तो ऐसे में ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैसे, तो इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल देखिए जो हमने बचपन में किया कई बार, कि आप नॉर्मली किसी बैलून को फुलाते हैं तो वो राउंड इन शेप फूलता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, उसकी चारों तरफ की जो वॉल्स हैं उनकी एक समान थिकनिंग होती है और एक समान उनके अंदर जो है वो प्रसार होता है। लेकिन किसी कारण से अगर कोई छेद हो जाता है तो हम उस बैलून को क्या करते हैं, उस जगह से धागे से बांध देते हैं। बांधने के बाद जब हम उसे वापस फुलाते हैं तो आप देखते हैं कि बलून उसकी साइड वाली सरफेस से तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है, लेकिन जिस जगह हमने उसको बांधा था वहाँ से वो बहुत ही कम फूल पाता है और उसकी संरचना जो है वो हल्की सी विकृत हो जाती है। अर्थात जहाँ पे रबड़ को हमने कंडेंस कर रखा है, संघनित कर रखा है, वहाँ पे प्रसार नहीं हुआ, जबकि उसके अपोजिट डायरेक्शन के रबड़ में बहुत ज़्यादा प्रसार हो जाता है, जिसकी वजह से गुब्बारा जो है वो टेढ़ा हो जाता है या उसकी आकृति विकृत हो जाती है। सेम उसी चीज़ को यहाँ समझिए विद एग्जाम्पल। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर जब गार्ड सेल के स्टोमेटा की गार्ड सेल्स जो है वो क्लोज पोजीशन के अंदर हैं, तो ऐसे में यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इनका ओपी जो है वो एक तरीके से टीपी से अधिक है, टीपी से क्या है, अधिक है। तो ऐसे में ये कोशिका ओपी मान को धारण कर सकती है क्योंकि यहाँ पे टीपी मान इसके साथ नहीं है। इसको वापस रिवाइज कर देता हूं, इसको हमने समझा था डीपीडी से, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी, जो इक्वल होती है ओपी और टीपी के बीच के अंतर के। ठीक है, किसी भी सलत कोशिका में टीपी का मान 0 होगा, ओपी का मान मैक्सिमम होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर परासरण की क्षमता होगी और जल निकाय में अंदर की तरफ प्रवेश करेगा। ठीक है, लेकिन अगर अपन स्फीति कोशिका की बात करते हैं तो उसका ओपी मान टीपी के सदैव बराबर रहेगा, तो जल का प्रासरण रुक जाएगा और कोशिका पूर्ण तरह से स्फीत हो जाएगी। यहाँ पे एक सिंपल वे में आप समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक नॉर्मल पोजीशन है, गार्ड सेल्स जो हैं वो बंद हैं,
तो ऐसे में गार्ड सेल्स का इस वक्त ना तो बहुत ज़्यादा स्फीति है और ना ही ये सलत है, फ्लैसिड है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे ओपी और टीपी का मान जो है वो एक दूसरे के अपोजिट भी है और एक दूसरे को इक्वल कर रहा है। इसमें ना परासरण हो रहा है ना ही बाहर जल जो है वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल इतना सा है और ये जो सेल्स की जो थिक वॉल है ये अपनी एक शेप में बनी हुई है। परंतु जो ही सुबह हो रही है ऐसे में बाई फोटोसिंथेसिस अगर हम इस कोशिका के जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट्स मतलब ग्लूकोज की मात्रा को अगर बढ़ाते हैं तो इसका विलयन जो कि पहले आइसोटोनिक था वो अब धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, हाइपरटोनिक। और लगातार हाइपरटोनिक होने के कारण जो जीव द्रव्य है वो कैसा हो गया, हाइपर मतलब गाढ़ा। उसका ओपी मान क्या हो रहा है, इंक्रीज। और इंक्रीज होने के कारण इसमें सब्सिडरी सेल से वाटर जो है वो अंदर प्रवेश करेगा, वाटर जो है वो अंदर प्रवेश करेगा। जल के अंदर जाने की वजह से यहां पे एक इक्वल और एक समान बल जो है वो इसमें जनरेट होगा, जिसको हम यहां पे कह सकते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। टीपी मान के जनरेट होने से इसकी जो वॉल्स है इसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्रेशर, जिसकी वजह से ये अपने आयतन में क्या होंगी, इंक्रीज। ठीक है, अब यहां पे गुब्बारे वाले एग्जाम्पल को वापस देखिए कि जब यहां पे इक्वल मान लग रहा है तो गुब्बारे ने एक गोल शेप ले रखी है, परंतु इस वाले गुब्बारे के अंदर गोल शेप नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि इसकी एक तरफ की वॉल की थिकनिंग जो है वो इक्वली नहीं है। ऐसे में यहां देखिए, यहां की एक वॉल बहुत ज्यादा मोटी है, एक वॉल पतली है। ऐसे में टीपी मान के कारण जो पतली भित्ति है वो तो आयतन में प्रसार कर लेगी, परंतु जो मोटी भित्ति है वो आयतन में प्रसार नहीं करेगी, उसे अधिक दाब की जरूरत है, ओपी प्रेशर की, वो सॉरी टीपी प्रेशर की। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे डायग्राम को अगर आप समझ पा रहे हो तो जो कोशिका का आयतन है वो प्रसारित हो रहा है बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो इसके बाहर की ओर प्रसारण के कारण, बाहर की ओर प्रसारण के कारण इसके दोनों गार्ड सेल्स की जो हार्ड थिक मोटी जो सेल वॉल है उसके ऊपर क्या लगेगा, एक प्रेशर फोर्स डेवलप होगा। और इस प्रेशर फोर्स को हम एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो यहां पे हम कह सकते हैं, ये मेरे पास में एक बुक है जिसको आप डायग्रामेटिकली अगर कहें, डायग्रामेटिकली कहें तो ये आपको सेम दिख रही है, ये है मोटी थिक इसकी अंदर वाली वॉल्स, एक गार्ड सेल, ये दूसरी गार्ड सेल, और ये हो गई इसकी बाहर की पतली भित्ति, ये हो गई इसकी बाहर की पतली भित्ति, ये हो गए इसके दोनों पोल्स, ये और ये। तो जो ही ये बाहर की ओर एक्सटेंड होगा तो एक्सटेंड होने की वजह से दोनों पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे, उनके ऊपर प्रेशर लगेगा, और जो ही इनके ऊपर प्रेशर लगेगा और प्रेशर लगने से बीच के दोनों की जो मोटी भित्ति हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, सेपरेट। और सेपरेट होने से हमको एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटाज। इन दोनों वॉल्स के दूर हट जाने के कारण यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक प्रेशर, वो सॉरी एक पोर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको हम इस डायग्राम से दिखा सकते हैं। ये दोनों सेल वॉल्स जो हैं वो एक दूसरे से क्या हो चुकी हैं, दूर। दोनों सेल वॉल्स एक दूसरे से क्या हो चुकी हैं, दूर, जिसकी वजह से दैट इज ओपन पोर। और यहां पे अगर अपन बात करें तो दैट इज क्लोज। दोबारा समझा देता हूं, एक बार वापस समझिए इस चीज को कि नॉर्मल अवस्था में कोशिका का जीव द्रव्य एक समपराशरी विलयन है, जिसको ना तो ओपी की जरूरत है ना टीपी की जरूरत है, नॉर्मली वो रुका हुआ है। क्लियर है? ऐसे में जो ही हम इसमें शुगर कंसंट्रेशन या विलय की मात्रा को बढ़ाएंगे तो विलयन की सांद्रता में अंतर आएगा, और वो अंतर किधर की तरफ जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अति पराशरी, अर्थात सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। उस गाढ़े सॉल्यूशन को वाटर सॉल्वेंट की बहुत जरूरत
होगी, वो सॉल्वेंट वो कहां से कैरी करेगा, वो अपनी सब्सिडरी सेल से लेगा। क्यों? क्योंकि गार्ड सेल्स का डीपीडी मान बहुत ज्यादा है, किसकी तुलना में? ओपी, ये सब्सिडरी सेल्स की तुलना में। तो ओपी का जितना, सॉरी, इसका डीपीडी मान का जितना ज्यादा अंतर होगा उतनी तेजी से ओपी का मान बढ़ेगा, और ओपी मान बढ़ने से परासरण की क्रिया अंदर की होगी, जिसको हम बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस के फलस्वरूप जो ही जीव द्रव्य में पानी ऐड होगा उसका आयतन इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से एक दाब प्रेशर, दाब जो है वो जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं स्फीति दाब। और वो स्फीति दाब किसको प्रेशराइज करेगा? भित्तियों को, जिसकी वजह से भित्तियों का क्या होगा? प्रसार। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक टीपी के अगेंस्ट और अपोजिट एक और प्रेशर जनरेट नहीं हो जाता, जो कि भित्ति द्वारा दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं WP, वॉल प्रेशर, जब तक कोशिका स्फीति करती रहेगी। ठीक है, तो इनकी स्फीति की वजह से जब कोशिका का आकार बढ़ता है, तो जब ये इस दिशा में बढ़ेगा तो ये वाली दिशा एक दूसरे के पास आएगी, ये वाले पोल्स एक दूसरे के पास आएंगे, और इस दाब की वजह से जो मोटी भित्ति है ये एकदम क्या हो जाएगी? खुल जाएगी। ये दोनों के दोनों बंद है, और जो ही ये दोनों पोल्स एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे तो ओपन हो जाएगा, और जो ही ये प्रेशर रिलीज होगा शाम के टाइम पे और ओपी का मान कम होएगा, तो ये सब्सिडरी सेल्स में वाटर का मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो ये धीरे धीरे अपनी वापस पोजीशन पे आ जाएगी। दैट इज द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, और ये वाली पॉइंट हो गई ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पे सिंपल सा मैकेनिज्म है। ये कैसे हो रहा है, परासरण कैसे इसमें होता है, इसके हम पूरी हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे। इसमें वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। अभी हमारा जो टॉपिक है वो है यहाँ पे टाइप ऑफ स्टोमेटास। टाइप ऑफ स्टोमेटाज की हम यहां पे बात करें तो टाइप ऑफ स्टोमेटाज में फर्स्ट हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण। क्योंकि मैंने प्रारंभ में आपको कहा कि अलग अलग अडेप्टेशंस, अलग अलग फैमिलीज के अकॉर्डिंग पत्तियों की अलग अलग सतह, अपर या लोअर पे स्टोमेटाज का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। यहां तक कि स्टोमेटाज की कंसंट्रेशन या उनकी संख्या में भी अंतर होता है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम यहां पे फर्स्ट जो टाइप के बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप इज एप्पल टाइप। एप्पल टाइप की अगर हम बात करें तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटाज नहीं होते, ABS एब्सेंट, जबकि इनकी लोअर सरफेस जो है उस पे स्टोमेटाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एप्पल टाइप हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले एप्पल के अंदर इनको कंसिडर किया गया था। इसके अलावा ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, जैसे कि मटर है, ठीक है, जैसे कि गोभी है, जैसे कि कद्दू है, उनको क्या बोलते हैं, बरगद है, सहतूत है, उनके ऊपर जो है ये सेम ऐसे ही स्टोमेटाज पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसको एक नाम और देंगे, उसको समझिए। यहां पे अपर सरफेस पे कोई स्टोमेटाज नहीं है, लोअर सरफेस पे स्टोमेटाज हैं। तो अकॉर्डिंग टू लो पोजीशन हम लो को क्या बोलते हैं, हाइपोस्टोमेटिक। तो हम इसको एप्पल टाइप भी कह सकते हैं और हम इसको नाम दे सकते हैं हाइपोस्टोमेटिक। इससे क्लियर हो रहा है कि स्टोमेटाज हाइपो का मतलब हो गया अधो,
स्टोमेटाज कहां है? अधो सतह पर स्टोमेटाज उपस्थित हैं। ठीक है, दैट इज, इसमें हम एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, एक तो एप्पल, सेब लिख देते हैं, सेब, सहतूत, बरगद आदि। बैनियन ट्री को ले सकते हैं, मेलबरी को ले सकते हैं, एप्पल जो है इसमें इसी प्रकार के आपको मिलते हैं। या मैं अगर आपसे कहूं तो हम कह सकते हैं कि डाइकोटिलीडन्स जो होते हैं मैक्सिमम, उनकी अपर सरफेस पे स्टोमेटाज नहीं होते और जो लोअर सरफेस है उनके ऊपर स्टोमेटाज होते हैं। सेकेंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहां पे हम एप्पल के बाद ले सकते हैं पोटैटो टाइप, पोटैटो टाइप की हम बात करें तो ये डाइकॉट है और इसकी अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटाज प्रेजेंट है। ठीक है, इसकी लोअर सरफेस पर स्टोमेटाज प्रेजेंट हैं, दोनों पे उपस्थित है। इस पे ऊपर नहीं थे, नीचे थे, इसमें ऊपर भी है नीचे भी है। लेकिन अगर अपन काउंट ऑफ नंबर्स या सांद्रता की बात करें तो अपर सरफेस पे जो है वो तुलनात्मक कम, जबकि लोअर सरफेस पे तुलनात्मक क्या है? अधिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। समझिए इस बात को, इसकी अपर सरफेस पे है नहीं है, इसकी लोअर सरफेस पे है, इसलिए हमने इसको नाम दिया हाइपोसोमेटिक। इसकी अपर पे भी है, लोअर पे भी है, लेकिन अपर पे कम है, लोअर पे अधिक है, इसलिए हम यहां पे इसको नाम दे सकते हैं एक तरीके से एम्फी स्टोमेटिक। एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय का मतलब बोथ, दोनों सतहों के ऊपर यहां पे जो है वो पाया जाता है। यहां पे अगर अपन इसके एग्जाम्पल्स लें तो यहां पे आप एग्जाम्पल्स इसके ले सकते हैं, पोटैटो, मटर ले सकते हैं, पी, यहां पे हम टोमेटो को ले सकते हैं। ये इसके विशिष्ट एग्जाम्पल्स हैं जिनकी दोनों सरफेस पे स्टोमेटाज है, लेकिन अपर सरफेस पे स्टोमेटाज जो है वो ज्यादा है। थर्ड टाइप का जो हम यहां पे यूज में ले सकते हैं वो हम यहां पे यूज में ले सकते हैं ओट टाइप। इसको समझिए, मैंने कहा आपसे कि मोनोकोट आइसोबाइलेटरल टाइप की लीफ है, ठीक है, समद्विपार्श्विक, और उसकी दोनों सतह जो है अपर एंड लोअर में कोई अंतर नहीं है, वो दोनों तरफ से सेम है और उसमें सेम प्रकार से स्टोमेटा जो है डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो हम उसको भी नाम क्या दे सकते हैं? एम्फी, दैट इज आल्सो एम्फी स्टोमेटिक, एम्फी स्टोमेटिक। और इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि इसकी अपर सरफेस जो है उस पर प्रेजेंट हैं और लोअर सरफेस पे भी प्रेजेंट हैं, और यहां कह सकते हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। उनका वितरण जो है दोनों सतहों के ऊपर बिल्कुल समान है, ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे नहीं है। यहां पे अगर आप एन एग्जाम्पल लें तो आप इसमें एग्जाम्पल में मोनोकोट्स को ले सकते हैं, जैसे कि गेहूं, व्हीट, हम यहां पे जौ ले सकते हैं, ओट, हम यहां पे मक्का ले सकते हैं आदि। फोर्थ स्टैंडर्ड में अगर अपन यहां लेके चले इसमें तो चौथे प्रकार के जो हैं उनको हम बोल सकते हैं वाटर लिली। इसे हिंदी में हम कमुदनी कहते हैं, कमुदनी, वाटर लिली। ये एक फ्लोरिंग प्लांट है, जलीय, ठीक है, और जलीय पादप है, और इसमें जो पादप की पत्तियां हैं वो पानी की सतह के ऊपर फ्री फ्लोटिंग है, तैरती हुई। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि इनकी पत्तियां नीचे से पूरी तरीके से स्टोमेटाज नहीं होंगे क्योंकि वो पानी में डूबी हुई है, और ऊपरी सतह जो है वो वातावरण के संपर्क में है। तो इसकी केवल और केवल अपर सरफेस पे, ओनली ऑन अपर सरफेस प्रेजेंट स्टोमेटाज प्रेजेंट।
केवल और केवल अपर सरफेस पे ही मिलेंगे। इसलिए यहां पे आप एक नाम दे सकते हैं इसको, दैट इज कौन सा, हाइपो हो गया, एम्फी हो गया, तो अपर को क्या बोलते हैं, अधि। अधि का मतलब हाइपर स्टोमेटिक टाइप। और इसके एग्जाम्पल्स आप लें तो इसमें ले सकते हैं वाटर लिली, आप ले सकते हैं निम्फिया, ठीक है, आप इसमें ले सकते हैं टाइफा एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गया फोर्थ टाइप। अब हम बात करते हैं फिफ्थ की। तो फिफ्थ टाइप के अंदर हम यहां पे लिख सकते हैं पोटोमोजिटोन। क्या ये दिख रहा है? पोटोमोजिटोन, इसको और थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। फिफ्थ वाला जो है उसको हम ले लेते हैं, दैट इज पोटोमोजिटोन टाइप, दैट इज POTOMOGETONE। पोटोमोजिटोन टाइप की जो हम बात करते हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि इनकी ऊपरी और निचली दोनों ही सतह पर स्टोमेटाज अनुपस्थित होते हैं। स्टोमेटा कंप्लीटली एब्सेंट। ठीक है, तो जब स्टोमेटाज एब्सेंट है तो इसका एग्जाम्पल है पोटोमोजिटोन। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में जो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फर्स्ट इज हाइपोसोमेटिक, जिसमें एप्पल है, सहतूत है, बरगद है, इनकी केवल और केवल लोअर सरफेस पे स्टोमेटाज हैं। पोटैटो और ओट टाइप जो है उनकी दोनों सरफेस पे है, लेकिन पोटैटो की अपर सरफेस पे तुलनात्मक कम है, जबकि ओट की दोनों सतहों के ऊपर समान मात्रा में इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। वाटर लिली की हम बात करें तो वाटर लिली को हम हाइपरसोमेटिक कह सकते हैं, अधिरंध्रीय। इसकी अपर सरफेस पे ही स्टोमेटाज हैं, लोअर सरफेस पे नहीं है। इसका कारण है क्योंकि ये जल के अंदर तैरने वाले पादप है, हाइड्रोफाइट्स हैं, तो इनकी लोअर सरफेस जल में सतह में डूबी रहती है, केवल अपर सतह पे ही स्टोमेटाज जो है वो पाए जाते हैं। उसी तरीके से पोटोमोजिटोन की बात करें तो पूर्णतः जल निमग्न पादप है, जल के अंदर पाए जाते हैं, तो ऐसे में इनकी सतह के ऊपर स्टोमेटाज जो हैं वो नहीं मिलेंगे, और अगर मिलेंगे भी तो कार्यशील एक्टिव नहीं होते हैं। तो यहां पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 5 टाइप के स्टोमेटाज जो हैं वो यहां पे पाए जाते हैं। अब एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हम यहां पे देखें तो वो हमारा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल। सहायक कोशिकाओं की संख्या, उनका आकार, आकृति के आधार पर स्टोमेटाज ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल्स। तो इसमें अगर अपन फर्स्ट नंबर पे ले तो यहां पे हम कर सकते हैं एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। एनोमोसाइटिक को समझो, एनोमोसाइटिक के अंदर क्या है, एक सिंपल वे में डायग्राम से अगर हम समझें तो एनोमोसाइटिक का मतलब हो गया, ये तो हो गई इसकी गार्ड सेल्स, ठीक है, ये गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स के चारों तरफ लगभग 5 के करीब जो है वो सब्सिडरी सेल्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। लेकिन ये पांचों की पांचों जो हैं कितनी हो गई, 5 सब्सिडरी।
लेकिन सारी की सारी कैसी हैं? इर्रेगुलर इन शेप एंड साइज। ठीक है, समझना इस बात को। एनोमोसाइटिक स्टोमेटा जो है उनकी गार्ड सेल्स को चारों तरफ से लगभग 5 सब्सिडरी सेल्स कवर करती हैं, लेकिन ये सब्सिडरी सेल्स अनियमित है, इनका आकार जो है वो निश्चित नहीं है, छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, और यहां पे इनको सबसे पहले जो आइडेंटिफाई किया गया वो किया गया था रेननकुलेस में। इसलिए इन्हें रेननकुलेसी टाइप के स्टोमेटा भी कहते हैं। ऐसा नहीं है केवल रेननकुलेसी, ये जो है ये मालवेसी है, कुकुरबिटेसी है, ठीक है, उनके अंदर भी इसी प्रकार के स्टोमेटा जो है वो पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे रेननकुलेसी में पहले आइडेंटिफाई किया है, इसलिए एनोमोसाइट जो स्टोमेटाज है उनको हम रेननकुलेसी टाइप भी कहते हैं, जिसमें जो सब्सिडरी सेल्स हैं वो 5 हैं और उनका शेप एंड साइज जो है वो इर्रेगुलर होता है। सेकंड जो हम यहाँ पे ले सकते हैं वो यहाँ पे ले सकते हैं एनिसोसाइटिक स्टोमेटा। एनिसोसाइटिक की हम बात करें तो एनिसोसाइटिक में क्या है? एनिसोसाइटिक के अंदर जो सब्सिडरी सेल्स की स्ट्रक्चर है वो ये हो गई गार्ड सेल्स, और इन सेल्स की जो नंबर है वो है अबाउट 3, लगभग 1, 2 और 3 सब्सिडरी सेल्स हैं, और ये भी कैसी हैं? इर्रेगुलर इन शेप एंड साइज। इन शेप एंड साइज। तो ऐसी कंडीशन में दोनों सेम हो गए, इसके अंदर 5 हैं इर्रेगुलर है, इसमें 3 है इर्रेगुलर है, और अगर अपन इनका एग्जाम्पल लें तो ये हमको मिलती हैं एक तरीके से क्रूसीफेरी। ये हमें क्रूसीफेरी के अंदर जो है वो इस प्रकार के स्टोमेटा जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा इसमें हम एक तरीके से सोलेनेसी भी ऐड कर सकते हैं, सोलेनेसी के अंदर भी इसी प्रकार के होते हैं, लेकिन इसको हम क्रूसीफेरी टाइप के नाम से जानते हैं। थर्ड पॉइंट जो यहां पे हम लेते हैं वो है पैरासाइटिक स्टोमेटा। पैरासाइटिक स्टोमेटाज की अगर हम बात करें तो इनमें जो कोशिकाएं हैं वो एक से ज्यादा हैं, 1, 2, 3 तक होती हैं, लेकिन उनका जो आकार है वो कैसा होगा? रेगुलर, सेम यही रहेगा, लेकिन उनके अंदर 3 सब्सिडरी लेकिन उनका जो शेप है वो कैसा रहेगा? रेगुलर। ठीक है, और यहां पे अगर अपन पैरासाइटिक एग्जाम्पल लें तो यहां पे हम एग्जाम्पल दे सकते हैं रूबिएसी, टाइप, दैट इज रूबिएसी टाइप। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि पैरासाइटिक स्टोमेटा जो है वो रूबिएसी टाइप कहलाते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो हम यहां पे ले सकते हैं डायासाइटिक स्टोमेटा। डाइसाइटिक स्टोमेटास की अगर हम बात करें तो डाइसाइटिक का से क्लियर हो रहा है नाम से ही कि यहां पे जो स्टोमेटाज हैं वो 2 सब्सिडरी सेल से घिरे हुए हैं जो कि रेगुलर हैं, और अगर हम उनकी शेप मतलब डायग्राम से समझें तो दीज आर गार्ड सेल्स, और ये अनियमित रूप से थी, वो इस गार्ड सेल की जो लाइन है उसके क्या रहेगी? एंटी
पैरेलल, तो ये यहां से दो सब्सिडरी सेल्स इसको कवर करेंगी और इस तरीके से इसको पूर्ण रूप से घेरे हुए रहेंगी। दो सब्सिडरी सेल्स जो कि गार्ड सेल्स की जस्ट क्या रहेंगी, एंटी पैरेलल। पैरेलल को हम बोलते हैं समानांतर, ठीक है। तो एंटी पैरेलल का मतलब इससे 90 डिग्री का कोण बनाते हुए यहां पे ये रहेंगी। दैट इज क्या बोलते हैं, डायसाइटिक स्टोमेटाज। डायसाइटिक स्टोमेटाज में अगर अपन एग्जांपल लें तो यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, डायसाइटिक का क्या था, कैरियोफिलेसी। दैट इज कैरियोफिलेसी टाइप, और इस प्रकार के स्टोमेटाज को हम कैरियोफिलेसी स्टोमेटाज भी कहते हैं। फिफ्थ पॉइंट जो आता है, फिफ्थ टाइप, जिसको हम यहां पे कह सकते हैं एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटा। एक्टिनोसाइटिक, एक्टिनो का मतलब होता है वलयाकार, सर्कुलर, ठीक है। तो इसमें अगर आप बाय डायग्राम्स देखें तो यहां पे गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स इसको एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर लगभग 4 से 6 सब्सिडरी सेल्स जो हैं रेगुलर शेप में इसको घेरे हुए रहती हैं, और ये 4 से 6 जो सेल्स हैं वो इसको नियमित आकार में घेरे रहती हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो है इस प्रकार के स्टोमेटाज हमें मोनोकोट के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सेल्स की रेगुलरिटी और अरेंजमेंट और उनकी संख्या के आधार पे एक्टिनोमॉर्फिक जो एक्टिनोसाइटिक जो स्टोमेटाज हैं उनके भी हमने टाइप्स डिवाइड किए हैं, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ, जिनमें कोशिकाओं की संख्या 4 से 6 तक, ठीक है, और उनकी रेगुलरिटी और अरेंजमेंट। तो इसको एक बार वापस रिपीट करते हैं। यहां पे फर्स्ट इज एनोमोसाइटिक। एनोमोसाइटिक जो स्टोमेटाज हैं उनको चारों तरफ से लगभग 5 सब्सिडरी या सहायक कोशिकाएं घेरती हैं, जो कि आकार में अनियमित हैं, शेप में अनियमित है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले रेनन-कुलेसी के अंदर आइडेंटिफाई किए थे, इस वजह से इसको रेनन-कुलेसी टाइप भी हम कहते हैं। एनिसोसाइटिक के अंदर कोशिकाओं में जो गार्ड सेल्स है उसको घेरे हुए सब्सिडरी सेल्स की संख्या 3 के करीब होती है, और ये भी शेप एंड साइज में जो है वो इरेगुलर हैं, और इनको हम क्रूसीफेरी टाइप कहते हैं। सोलोनेसी के अंदर भी इसी टाइप के जो है स्टोमेटाज हमको देखने को मिलते हैं। पैरासाइटिक जो कि बाहर से पैरामीटर के रूप में कवर्ड है, लेकिन इसके अंदर कोशिकाओं की संख्या 3 है, लेकिन वो रेगुलर है। उन तीनों कोशिकाओं का आकार जो है वो सेम होगा, और रूबियेसी टाइप भी इसको कहते हैं, क्योंकि रूबियेसी के अंदर इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया। डायसाइटिक की हम बात करें तो इसके अंदर सब्सिडरी सेल को 2 सेल्स घेरती हैं, और ये बाकी सेल्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन ये एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल का असमानुपाती, समानांतर, ठीक है, समानांतर इसको बोलते हैं हम समानांतर, और इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल, जो इसके 90 डिग्री है। तो आप देखिए ये गार्ड सेल के 90 डिग्री के ऊपर उपस्थित है, ठीक है। इसलिए डायसाइटिक स्टोमेटा जो है उनमें 2 ही सब्सिडरी सेल्स होती हैं। एक्टिनोसाइटिक स्टोमेटाज की हम बात करें तो इसका एग्जांपल है मोनो, और इसके अंदर मोनोकॉट्स, और इसके अंदर लगभग 4 से 6 सब्सिडरी सेल्स होती हैं, जो कि अलग अलग टाइप से अरेंज होती हैं, और उसी के आधार पे हमने टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड और टाइप फोर्थ तक जो है वो इनको डिवाइड किया है। अब थर्ड पे जो बेसिस है उसको हम देखते हैं, दैट इज द डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटाज। हमने डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया कि स्टोमेटाज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से लीव्स पे है। दूसरा, हमने उसकी सब्सिडरी सेल्स की तरफ से देख लिया। अब हम उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग मैकेनिज्म के आधार पर उनका सेपरेशन या टाइप्स का अध्ययन करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेली मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटाज की हम बात करें तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे हम जो है वो इंक्लूड करते हैं
अल्फा 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 स्टोमेटास। अल्फा अल्फा को समझिए, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो है समुद्रविद मीजोफिटिक प्लांट जो हैं उनके अंदर वातावरणीय अनुकूलन की बहुत आवश्यकता नहीं होती। वातावरण में नमी है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है, पानी सॉइल के अंदर जो है पानी की उपलब्ध मात्रा है, तो ऐसे में वाष्पोत्सर्जन की दर निरंतर होती रहती है। तो इनके अंदर स्टोमेटास जो है उनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो है वो खूब लंबे टाइम तक होती है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर हम कहें तो इसमें हम कर सकते हैं डे में ये ओपन होते हैं, जो कि अलग अलग प्लांट्स का ड्यूरेशन अलग अलग है, फोटोपीरियडिज्म, ठीक है, ओपन, जबकि नाइट के अंदर जो है ये कैसे रहते हैं, क्लोज नॉर्मली। और अगर हम इसमें एग्जांपल्स लें अल्फा अल्फा में, तो आप इसमें ले सकते हैं लाइक एप्पल, मटर, पत्ता गोभी, एप्पल, पी, कैबेज एटसेट्रा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ये एग्जांपल्स हो गए। ये नॉर्मल स्टोमेटाज हैं जो ओपन होते हैं दिन में और रात में जो है ये रहते हैं बंद। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम यहां पे ले सकते हैं, अल्फा अल्फा के बाद हमारे पास आ जाता है एक छोटा सा वेरिएशन, दैट इज पोटैटो टाइप। पोटैटो टाइप की अगर हम बात करें स्टोमेटा या पोटैटो टाइप स्टोमेटा, तो पोटैटो टाइप के लिए हम कह सकते हैं कि इनके अंदर डे जो है वो क्लोज और नाइट जो है वो भी क्या रहेगी, क्लोज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिर दिन में भी बंद, रात में भी बंद। तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि ये ओपन होते हैं फॉर few hours in evening। ये केवल सांझ के समय कुछ घंटों के लिए ही ओपन होते हैं। इस प्रकार के स्टोमेटास दिन में और रात सदैव बंद रहते हैं, ठीक है। ऐसे में अगर अपन इनके एग्जांपल्स लें तो हम यहां पे एग्जांपल्स में ले सकते हैं पोटैटो, हम यहां पे एग्जांपल ले सकते हैं अनियन। अनियन को यहां पे हम आराम से एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं। पटेटो को जो है हम यहां पे एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे जो है हम यहां पे ले तो थर्ड हो जाता है बार्ले टाइप स्टोमेटा। बार्ले टाइप स्टोमेटाज की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डे जो है वो इनका ओपन होता है फॉर फ्यू आवर्स। ये दिन में खुलते हैं लेकिन कुछ घंटों के लिए। तापमान या लाइट अधिक होने पर इनके स्टोमेटाज बंद हो जाते हैं। और नाइट की अगर हम बात करें तो नाइट में ये रहते हैं क्लोज। और इसके लिए अगर अपन एग्जाम्पल्स डालें तो अपन एग्जाम्पल्स यहाँ पे जो हैं वो डाल सकते हैं मोनोकॉट्स। और मोनोकॉट्स की भी हम बात करें तो यहाँ पे हम ले सकते हैं वीट, गेहूं, मक्का, हम यहाँ पे ले सकते हैं जौ, ओट, मेज, व्हीट आदि को हम एग्जाम्पल्स के रूप में ले सकते हैं, जिनके स्टोमेटा दिन में कुछ देर के लिए खुलते हैं। बाकी रात में ये स्टोमेटा जो हैं वो क्या रहेंगे, क्लोज। फोर्थ नंबर पे हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास में स्टोमेटाज आ जाते हैं इक्विसिटम टाइप। इक्विसिटम टाइप की अगर हम बात करें तो इक्विसिटम में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के स्टोमेटाज डे एंड नाइट दोनों ही टाइम में क्लोज, अर्थात नेवर ओपन।
ये कभी भी ओपन होते ही नहीं है। इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि इक्विसीटम जो है वो एक टेरिडोफाइट है, और टेरिडोफाइट हमेशा सम वातावरण में, जल के आसपास नमी युक्त या आर्द्रता युक्त वातावरण के अंदर ही डेवलप होते हैं। तो ऐसे में इनके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से रूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है, तो ना रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है, ना ही ट्रांसपायरेशन पूरी तरीके से। तो इनमें स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर बनती है, बट दीज आर नॉट वेरी डेवलप्ड स्टोमेटाज एंड होल लाइफ दीज आर ऑलवेज इन एक्टिव फॉर्म। तो ऐसे में ये स्टोमेटाज कभी भी ओपन होंगे ही नहीं, ये क्लोज ही रहते हैं। इसलिए इनमें दिन और रात स्टोमेटाज का कोई रोल नहीं है। ये ज़्यादातर गैसेज का एक्सचेंज भी अपनी एपिडर्मल सेल से ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें अगर अपन एग्जाम्पल दें तो इसका एग्जाम्पल भी है इक्विसीटम ही, क्योंकि अगर अपन जिम्नोस्पर्म्स या एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो इसमें स्टोमेटाज डेवलप होते हैं, क्योंकि उनमें रूट्स डेवलप हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर हम ले तो एक और अडेप्टेशन हमारे सामने आता है, जीरोफिटिक अडेप्टेशन। उसके बेस पे हमारे पास यहाँ पे जो है वो है सकुलेंट, सकुलेंट टाइप। सकुलेंट की हम बात करें तो इसको आप लिख सकते हैं मास्लोद्भिद। मास्लोद्भिद की हम बात करें अर्थात जीरोफाइट। जीरोफाइट की हम बात करें तो जीरोफाइट में टेम्परेचर में बहुत ज्यादा शुष्कता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है। वहां की मृदा के अंदर वाटर एब्जॉर्बिंग जो पावर है वो कम है, अतः ग्राउंड वाटर बहुत लेवल नीचे तक है। और ऐसे में उनके अगर स्टोमेटाज ओपन होते हैं तो बहुत ज्यादा ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस हो सकता है। अतः उनके स्टोमेटाज में एक अडेप्टेशन है कि उनके स्टोमेटाज जो हैं वो डे में रहते हैं क्लोज, और नाइट के अंदर जो है स्टोमेटाज नाइट में जो हैं वो होते हैं ओपन। और इसके अंदर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नागफुनी मतलब ओपुंसिया, हम इसके अंदर कैक्टस को एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये सारे के सारे जीरोफिटिक प्लांट्स जो हैं वो सकुलेंट में आते हैं। एक बार वापस रिपीट करते हैं, अल्फा टाइप जो है ये नॉर्मल है और ये दिन में ओपन होते हैं, रात में क्लोज होते हैं, ठीक है, जो कि नॉर्मल प्लांट्स में समुद्रविद में हमको देखने को मिलते हैं। पोटैटो टाइप में एक अडेप्टेशन है, दिन और रात बंद रहते हैं लेकिन केवल शाम के समय खुलते हैं कुछ देर के लिए, ठीक है, दैट इज पोटैटो टाइप। या ओनियन के अंदर भी इस प्रकार के जो है स्टोमेटाज देखने को हमको मिलते हैं। बार्ले वाले जो स्टोमेटाज हैं जो जिन्हें हम बात कर रहे हैं बार्ले टाइप, वो स्टोमेटाज जो हैं वो दिन में कुछ घंटों के लिए खुलते हैं, रात में बंद, रात में बंद, ये भी रात में बंद, ये भी रात में बंद, ये भी रात में बंद। इक्विसीटम ना दिन में खुलेंगे रात में, ये स्टोमेटा लाइक स्ट्रक्चर्स हैं पर स्टोमेटा की तरह व्यवहार नहीं करते, ये एक्टिव नहीं होते हैं, ठीक है। और जो जीरोफिटिक प्लांट्स है, सकुलेंट प्लांट्स, मास्लोद्भिद, मेनली मास्लोद्भिद, हम सभी सकुलेंट्स की बात कर रहे हैं, जीरोफिटिक्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो उनके अंदर स्टोमेटाज जो हैं वो दिन में और रात में, केवल रात में ही खुलेंगे, दिन में जो है वो ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए ओपन होते नहीं हैं। इस प्रकार से टाइप ऑफ स्टोमेटाज जो हैं वो हमारे सामने है। अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं एक स्टोमेटल इंडेक्स के बारे में। यह आपके न्यू टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समथिंग पिछले सालों में 2 बार ये पूछा भी जा चुका है कि व्हाट इज द फॉर्मूला टू ऑब्जर्व द कंसंट्रेशन या काउंट ऑफ स्टोमेटाज ऑन द लीफ सरफेस। तो इसकी अगर अपन बात करें तो स्टोमेटल इंडेक्स, स्टोमेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो यहां पे हमारे पास एक फॉर्मूला आता है I इज इक्वल्स टू S अपॉन E प्लस एस मल्टीप्लाई बाय 100। इस फॉर्मूले की अपन बात करें तो जहां I इज इक्वल्स टू स्टोमेटल इंडेक्स, ठीक है, वहां अगर अपन S की बात करते हैं तो एक यूनिट एरिया में, इकाई क्षेत्र में स्टोमेटा की संख्या,
एक पर्टिकुलर इकाई क्षेत्र में 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बाय मिलीमीटर, जो भी हम वहां पे ज्ञात करना चाह रहे हैं। और ई की बात करें तो इकाई क्षेत्र में एपिडर्मल सेल्स की संख्या, एपिडर्मल सेल्स की संख्या। तो यहां पे अगर हम देखें मल्टीप्लाई बाय 100 तो हम स्टोमेटाज काउंट को निकाल सकते हैं। यह काउंट हर फैमिली के प्लांट में अलग अलग होता है, वो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस के बेस पे, वहाँ के एटमॉस्फेरिक एडेप्टेशन के बेस पे, रूट प्रेशर के बेस पे और काउंट ऑफ वेपराइजेशन या ट्रांसक्रिप्शन के रेट के ऊपर स्टोमेटाज जो हैं उनका काउंट अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमेटा मूवमेंट या ओपनिंग एंड क्लोजिंग। थैंक्स।